हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो जेईई मेंस में 2 सितंबर को जो 2020 में जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें उन बच्चों को हेल्प मिल सकता है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी तरह पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, चलिए कोई 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एकदम थ्योरी बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, जिसको पता होगा थ्योरी, है ना, ये 12th क्लास में आपका 12th क्लास में फिफ्थ चैप्टर का है ना। 12th क्लास में 5th चैप्टर जिस पे कमांड होगा वो आप इजी वे में ये क्वेश्चन को कर पाइएगा। यहाँ से आपके पास ये ग्राफ बनता था, यदि याद हो आप लोग को, तो है ना, इस तरह से कोई ग्राफ बनता था, है ना, ऐसे करके बनता था, जिसमें आप इसको क्या बोलते थे, इसको आप कोएर्सिविटी बोलते थे, यदि याद हो तो, है ना। कोएर्सिविटी, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कोएर्सिविटी बनता था और ये रिटेंटिविटी बनता था, है ना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देयर आर टू मैग्नेट्स P एंड T। P इज यूज्ड एज ए परमानेंट मैग्नेट एंड T इज यूज्ड एज ए ट्रांसफॉर्मर। देन तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो P इज यूज्ड एज ए परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हमारे पास कंसेप्ट है, परमानेंट मैग्नेट के लिए हमारे पास कंसेप्ट है कि परमानेंट मैग्नेट वही होगा जिसमें हाई रिटेंटिविटी होगा एंड हाई कोएर्सिविटी होगा। हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, है ना। तो हाई कोएर्सिविटी होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, कोएर्सिविटी होना चाहिए, हाई कोएर्सिविटी होना चाहिए। और परमानेंट मैग्नेट और T इज यूज्ड एज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा यूज होता है, सॉफ्ट आयरन होता है ना, पता हो तो, है ना, सॉफ्ट आयरन का यूज़ होता है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन के लो कोएर्सिविटी होना चाहिए इसके लिए, है ना। ये दो जिसको याद होगा, जिसको पता होगा, इस क्वेश्चन को वो इजी वे में कर सकता है ना। तो देखिए, फर्स्ट P हैज़ हाई रिटेंटिविटी। P मतलब P मेरा कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, है ना। तो परमानेंट मैग्नेट में तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना, कि रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी परमानेंट मैग्नेट एंड लो कोएर्सिविटी। तो लो कोएर्सिविटी नहीं, हमारे पास हाई कोएर्सिविटी इसका होना चाहिए। P हैज लो रिटेंटिविटी, हाई को दोनों हाई होना चाहिए। P परमानेंट मैग्नेट है ना, P इज परमानेंट मैग्नेट, इसमें मेरे को दोनों चाहिए, है ना, दोनों हाई ही होना चाहिए। T इज लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। T कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर, सॉफ्ट आयरन वाला, तो इसमें लो होना चाहिए, दोनों लो ही होते हैं। T हैज़ हाई कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी, तो ये भी गलत है। तो ये भी फर्स्ट सेकंड फोर्थ गलत है, तो थर्ड आंसर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जिसको 5th चैप्टर पर जिसको कमांड होगा वो इजी से इस क्वेश्चन को कर पाएगा, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, इन हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी, है ना, ऑफ मास डेंसिटी रो का फंक्शन दिया गया है, रो इक्वल टू K/R, मतलब वेरिएबल है ना, यहाँ से दिखाई दे दिया कि R क्या है, रो जो है वो R का फंक्शन है। तो इफ ए प्लैनेट इज रोटेटिंग एट R0 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द रेडियस R0। तो ये भी कोई बहुत, जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा उसके लिए कोई दिक्कत बात नहीं है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2πr इक्वल टू 2π/ω होता है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि जिसको ग्रेविटेशन चैप्टर पे कमांड होगा वो इसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, है ना। ये ग्रेविटेशन चैप्टर जिस पे कमांड होगा उसके लिए ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना। तो मुझे सबसे पहले क्या है, तो मुझे पता है कि जैसे हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन करते थे, है ना, कि एक जैसे यहाँ पे हमारा मास होता था, जैसे अर्थ है ये, है ना, ये अर्थ मान लेते हैं हम लोग, और ये यहाँ पे हमारा मून होता है ना, और ये डिस्टेंस R होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इनके बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू Gm/r² लगाकर हम लोग फोर्स निकाल देते हैं, और फोर्स ही इसको क्या करता था, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता था, है ना। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल लेते थे, और फिर T इक्वल टू 2π/ω निकाल लेते थे। यहाँ पे बस यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पे मास डायरेक्टली नहीं दिया गया है ना। तो मास आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो मास आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, इतना तो हम लोग कर ही चुके हैं।
मास इक्वल टू मास निकाल लीजिए और बाकी सारा कंसेप्ट एज इट इज़ यहाँ से जो ये वाला कंसेप्ट है सब लग जाएगा वही वाला, है ना। तो आप यहाँ से इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें भी वही किया गया है, मास इक्वल टू सबसे पहले मास निकाला गया है और मास निकालने के बाद रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ग्रेविटेशनल पुल जो होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो बाकी आपके पास कैलकुलेशन बचेगा और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के बाद टाइम पीरियड इक्वल टू पाई बाई ओमेगा कीजिए और फाइनली आपके पास थर्ड आंसर विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा तो क्वेश्चन को आसानी से कर ही पाएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। सीक्वेंस सबका अलग अलग हो सकता है ना। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो उन बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगा जो अभी इनका आने वाला एग्जाम जिनका होगा, है ना। तो एक बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 3m सस्पेंडेड बाय मीटर स्केल ऑफ मास m, दो मास, देखिए एक मास 3m है जो कि हैंग हो रहा है और रॉड का मास है जो m है वो हैंग हो रहा है और दो यहाँ पे ऑफ कोर्स लगे हुए हैं आपके क्या थ्रेड लगे हुए हैं, स्ट्रिंग लगे हुए हैं ना, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम में है ना। तो इक्विलिब्रियम का होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इसमें दोनों इक्विलिब्रियम है, बोथ इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड, और यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, चूंकि रोटेट भी नहीं कर रहा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी साथ साथ साइमल्टेनियसली वैलिड है यहाँ पे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे वैलिड है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क इज 0, है ना। तो चूंकि यहाँ पे हमें दो इक्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं, है ना, दो इक्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि इसने टॉर्क सीधे हम लोग ले सकते हैं एक किसी पॉइंट के क्रॉस, ठीक है। इस पॉइंट के क्रॉस टॉर्क ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, सीधे आ जाएगा आंसर, है ना। यदि याद मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अलग तरीके से किसी भी कोई भी चीज़ पूछा जाता है तो आप दोनों इक्वेशन को लगा के तब आप कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे सीधे ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लगा के हम क्वेश्चन को कर पाए हैं। इस पॉइंट बी के क्रॉस सारा डिस्टेंस आपको सब कुछ डिस्टेंस मेजर्ड किया गया है ना। तो बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, टॉर्क का डायरेक्शन होगा तो उनको साइन के साथ हम लोग पुट करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन ए प्लस टॉर्क ड्यू टू एम जी, चूँकि रॉड का मास है तो एम जी भी लगेगा और टॉर्क ड्यू टू 3mg, है ना। मैं भी वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ सबका अभी, है ना। एंड टॉर्क ड्यू टू टेंशन बी इज इक्वल टू 0, चूँकि बी के क्रॉस आप टेंशन निकाल रहे हो तो बी के क्रॉस टेंशन निकाल तो टॉर्क ड्यू टू बी विल बी 0। बाकी आपके पास जो सेंस ऑफ रोटेशन से आप समझ सकते हो कि बी के लॉग निकाले हो तो टी ए इसको कैसे रोटेट करना चाहेगा, तो टी ए इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा। एम जी का टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, एम जी और एक 3mg है ना, और 3mg भी इसको ऐसे ही रोटेट करना चाहेगा। तो सिर्फ टॉर्क ए का जो है टॉर्क वो उसको एंटी क्लॉकवाइज है और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, है ना। तो आप बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये दो एंटी क्लॉकवाइज का साइन एक साथ रखिए, एक तरफ रखिएगा और टॉर्क ड्यू टू ए का टॉर्क ड्यू टेंशन ए आप एक तरफ रखिए और यू विल सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द आंसर। तो 11th के रोटेशन से चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। एक कॉइल ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, है ना। तो इसका आंसर पहले वाले का आंसर था, इसका आंसर हो जाएगा आपका के की वैल्यू वहाँ से आ रहा है 5/4, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेट कर रहा है, वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस दिया गया है, बी दिया गया है, आपको सब कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया गया है एंड हाफ रिवोल्यूशन का टाइम भी दिया गया आपको, है ना, कि हाफ रिवोल्यूशन में इसको कितना टाइम लग रहा है, मतलब t/2 की वैल्यू आपको दिया है, t/2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ से t निकाल लीजिए, है ना, t निकाल पाइएगा। अब एक चीज़ बात यहाँ से कि ये 12th क्लास का पे EMI का क्वेश्चन है ना, EMI का क्वेश्चन है 6th चैप्टर, है ना। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। तो इन फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में आप इन तीनों वेरिएबल में से कोई भी चीज़ वेरी करा के आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स चेंज करा दोगे और जहाँ भी फ्लक्स चेंज होता है
वहाँ पे बाई फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है ना। तो वही तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द मैक्सिमम, है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वही है मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे ईएमएफ ही आपसे पूछा जा रहा है ना। तो जिसको पता होगा कि ई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं बी एन ओमेगा, है ना, जिसको याद होगा कि बी मैग्नेटिक फील्ड एरिया इन नंबर ऑफ टर्न्स ओमेगा, है ना। तो डायरेक्टली ई मैक्स की वैल्यू सीधे यहीं से आ जाता है। अगर जिसको याद होगा कि ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इक्वेशन बनता है, वेयर ई नोट इज, ई नोट ये होता है ना, ई नोट इक्वल टू बी ए एन ओमेगा होता है ना। या आप यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी जो जिसको नहीं पता होगा तो वो यहाँ से रिलेशन निकाल के इसको कर सकता है ना। कोई दिक्कत है? सब कुछ आपको वैल्यू दे रखा है। हाफ रोटेशन मेन कंसेप्ट जो था मैं आपको बता दिया कि ई नोट की जो वैल्यू होती है या ई मैक्स, ई नोट बोलिए या ई मैक्स बोलिए, बात एक ही होता है, बी एन ओमेगा। ओके। तो कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग दिया गया आपको, आर दिया गया, रेडियस दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है आपको, सब कुछ दिया गया है ना। यू कैन फाइंड आउट इजीली, यू कैन फाइंड आउट इजीली, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, सब कुछ दिया गया आपको। बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखना था। यहाँ नंबर ऑफ लूप एक ही है तो इनकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल लीजिए, ओमेगा निकल जाएगा, यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा आपको, है ना, जो पूछते। तो आपका इसका आंसर आएगा फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा और यहाँ से आपकी वैल्यू मैक्सिमम ईएमएफ बी एन ओमेगा, जिसको पता होगा वो डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सीधे अप्लाई किया गया है ये, है ना। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे सिलिंड्रिकल कंटेनर, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कितने बार, कम से कम नहीं तो 4-5 बार ये पूछ दिया होगा जेई में ने, है ना। जेई ने कम से कम ये 4-5 बार पूछ दिया है ना। और ये तो एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। तो जिसकी में वैल्यू आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g आता है ना। हाइट की जो वैल्यू होती है वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g आता है ना। तो ये तो बच्चों को रट्टा हुआ रहता है, बिना देखे मारे होंगे, है ना। तो सेकंड ऑप्शन तो इसका वैसे ही होगा, है ना। सिक्स, ए फोर्स वेलोसिटी एरिया इज कंसिडर्ड फंडामेंटल, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन का ये सिंपल क्वेश्चन है ना। यंग्स मॉडुलस ये जो पढ़ा होगा बच्चों उसको तो पता ही होगा कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है, जो प्रेशर का होता है, चूँकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है नहीं, क्योंकि स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सेम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ से आपके पास प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो आपसे पूछा कि फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ से सीधे हम लोग कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यंग्स मॉडुलस को हम लोग जैसे हम लोग करते थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला में, तो वहीं से ये भी निकलेगा, है ना। फोर्स वेलोसिटी और एरिया, है ना, को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेते हुए हम लोग, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट उनको नहीं, इनको लेकर करना है। तो हम लोग पहले सबसे पहले ए बी सी ऐसे लेकर, और हम लोग फोर्स का MLT-2, फिर वेलोसिटी, इस तरह से सबका वैल्यू पुट करके फिर इक्वेशन को रिलेट करके यंग्स मॉडुलस मतलब यहाँ से प्रेशर है। मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि यंग मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर होता है। इसका भी यूनिट रखिए और आप वैल्यू साइमल्टेनियसली सबको कोरिलेट करके आप लेकर आ जाइए। फोर्स का भी वैल्यू पुट कीजिए, वेलोसिटी का भी पुट कीजिए, एरिया का भी पुट कीजिए, वैल्यू लेकर आ जाइए। तो फाइनली ए बी सी की वैल्यू आप लेकर आइएगा। तो ए बी सी की वैल्यू लेकर आने के बाद आपके पास फार्मूला ये बनेगा, है ना। आप वेरीफाई भी, ऑप्शन को वेरीफाई भी कर सकते थे, बट सोच यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना, कि आप किस में से क्या रखने पे वैल्यू आपका फोर्स अपॉन एरिया बन रहा है ना। जिसको पता होगा वो तो सीधे क्या करा होगा। देखो ये तो करने का तरीका हुआ, है ना। और मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। मुझे पता है कि यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपको सीधे दिखाई देगा कि और कोई भी ऑप्शन में फोर्स अपॉन एरिया नहीं बन रहा, फर्स्ट ऑप्शन में ही फोर्स अपॉन एरिया बन रहा है। देखिए ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ही फोर्स अपॉन एरिया बन रहा है। तो जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा वो तो कहीं से भी ना कहीं से भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएगा, है ना, कहीं से भी, है ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही फोर्स अपॉन एरिया बन रहा है क्योंकि ए टू द पावर -1 है, बाकी में कहीं पे भी वो चीज़ नहीं है ना। ए टू द पावर हाफ है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सीधे यहाँ पे फोर्स अपॉन मल्टीपल तो है नहीं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। तो ये तो सीधे ऐसे ही सीधे सीधे गलत हो जाएंगे ये सब, है ना। तो इजी वे में हो जाएगा ये, है ना, करने की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको पता होगा कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है, फोर्स अपॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है रेसिस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी का ऑर्डर क्या है, एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर एंड टंगस्टन दिया हुआ है ना। तो आपको पता हो कि एजी सबसे ज़्यादा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। एजी के बाद आपका कॉपर होता है ना, तो कॉपर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे कम है, तो एक तो कॉपर ये है और एक ये है। इसके बाद आपको इतना तो आपको पता होगा कि एल्युमिनियम आता है ना, तो बस टंगस्टन भी आप जानते हैं बल्ब में यूज़ होता है ना। तो ऑर्डर जिसको पता होगा तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्लियरली हो जाएगा। ये जिसको पता होगा कि सिल्वर के बाद कॉपर ही होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, R = ρl अपॉन ए से, है ना। जिसका रेसिस्टिविटी लो होगा उसका कंडक्टिविटी हाई हो जाएगा, कंडक्टर गुड कंडक्टर होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे, है ना। टू ट्रेन से एंड बी मूविंग विथ स्पीड, दिखाई डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ए ट्रेन दिखाई जा रहा है राइट साइड में 36 km/h से और बी जा रहा है 72 km/h से रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। ए मैन मूविंग इन ट्रेन ए विथ स्पीड 1 km/h अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए के साथ उसका रेस्पेक्टिव वेलोसिटी दिया गया है ना। तो सबसे पहले आपको कुछ करना है नहीं, है ना। सबसे पहले तो आपको मैं बार बार बोला हूँ, देखिए ऑप्शन में देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो आपको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में वैल्यू सबको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 1.8 है तो आपको कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और ये आपका 72 है तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, ठीक है। बट डायरेक्शन आपको हमेशा सिंप्लीफाई, डायरेक्शन आप हमको हमेशा ध्यान में रखना है ना कि क्या क्या दिया गया है। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन 1D का क्वेश्चन है ये, रिलेटिव मोशन इन 1D का क्वेश्चन है ये, है ना, 1 डायमेंशनल मोशन का। ये आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है। जिसको पता होगा बस कर लेगा आसानी से। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, पुट द वैल्यू विद द साइन। जो यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस में होगा, निगेटिव डायरेक्शन में तो निगेटिव में वैल्यू है। उसके साथ आप पुट कर लीजिए वैल्यू को, है ना, किसके रेस्पेक्ट में कौन सा वेलोसिटी दिया गया है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनली आंसर 29.5 मीटर पर सेकंड आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। बट ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड में था, इसलिए हम लोग मीटर पर सेकंड में आंसर को करे हुए हैं, है ना। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं मिल सकता है ना। इससे सिंपल क्वेश्चन 10 से आप पढ़ते 12th में भी पढ़े, ठीक है ना। इस बार तो आप 11th के में भी पढ़े थे आप, है ना। सी पे जैसे जैसे इसमें कंसेप्ट क्या होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा तो इमेज दूर बनते चला जाएगा, है ना। फाइनली यही बनता है। तो सी से दूर ऑब्जेक्ट अभी दूर है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, है ना। और रियल इमेज बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल इमेज तो इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो आपको ये सब तो अच्छी तरह से पता होगा, है ना, ठीक है। वर्चुअल इमेज होता है तो इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज होता है तो इरेक्ट होता है, रियल इमेज होता है तो इन्वर्टेड होता है। ये सब तो बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। और जिसको पता होगा वो तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, है ना। तो ये तो थर्ड ऑप्शन आपका ऐसे ही दिखाई दे रहा है। वर्चुअल वाले तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, रियल वाले आपके बस बन रहे हैं 2। अब यहाँ से देख लीजिए कि डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, है ना। क्योंकि मैग्नीफिकेशन से आप सोच सकते हैं मैग्नीफिकेशन = -v/u होता है ना, -v/u। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि v छोटा है, u बड़ा है ना। और माइनस साइन
चूँकि दोनों नेगेटिव में ही आएंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे, फाइनली एम की वैल्यू नेगेटिव में ही रहेगा, है ना। तो एम की वैल्यू नेगेटिव में रहेगा और लेस देन मैग्नीट्यूड इसका लेस देन 1 होगा। अगर मैथमेटिकली भी देखिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड एम का लेस देन 1 है, तो ऑफ कोर्स डिमिनिश बनेगा और एम की वैल्यू नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपका इन्वर्टेड बना होगा। और एम की मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज लेस देन 1 तो डिमिनिश बना होगा, रियल बना ही है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, है ना। 3 मोल ऑफ O2 मिक्स्ड विथ 5 मोल ऑफ एट टेम्परेचर टू फाइंड द टोटल एनर्जी। तो आपको ये तो KTG का क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना, जिसको सिंपल सा जिसको पता होगा या कोई थर्मोडायनेमिक्स में भी बोल सकता है ना। तो हाफ KT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी होता है, हाफ KT, है ना, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी होता है हाफ KT, है ना। इस तरह से हम लोग K = R/Na, है ना, R/Na, है ना। K जहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इन R गैस कांस्टेंट होता है और Na एवोगाड्रो नंबर होता है ना। तो वहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, F जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और इन मोल्स के लिए हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मूला वहाँ से एनर्जी जो आता है F/2 nRT आता है ना, nRT आता है। वहाँ से सबको सिंप्लीफाई करने के बाद F/2 nRT आता है। बाकी अपना सब कुछ आपको पता है। 3 मोल ऑफ O2, तो O2 है, O2 आपका कैसा है, O2 आपका O2 कैसा है, डायटोमिक है ना, डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है ना। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 5 होता है। कैसे होता है, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल होता है ना, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन के लिए 5 होता है ना। और आर्गन आपको मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर आर्गन, है ना, आर्गन 3 है। बाकी सब कुछ वैल्यू आपको दिया गया, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल ऑफ आर्गन। वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। सब कुछ आपके पास है। तो F/2 nRT से यहाँ से सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया, है ना। तो फाइनली आंसर आपके पास 15 RT आ जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ से एक और है ना। तो बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी uy, है ना, कोलाइड इलेक्ट्रिक विद रोटेशनल बॉडी ऑफ मास 3m, है ना। एक बॉडी है जो m मास का है और uy वेलोसिटी से आपका ट्रेवल कर रहा है ना। और 3m मास से कोई बॉडी, है ना, से जाकर टकरा रहा है। ऑफ कोर्स ग्लांसिंग कोलिजन हो रहा होगा, यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन हो रहा होगा, है ना। कैसा कोलिजन हो रहा होगा, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा होगा, तभी ऐसा सिचुएशन बना होगा जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, कि आफ्टर कोलिजन ये vj वेलोसिटी से रिटर्न हो और ये इस वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है। तो देखिए कभी भी अब क्वेश्चन यहाँ पे मिले तो 2 कंसेप्ट हमेशा देखिए, कोलाइड्स इलास्टिकली दिया हुआ है ना। कोलाइड्स इलास्टिकली मतलब जहाँ भी कोलिजन होगा इलास्टिकली तो 2 कंसेप्ट यहाँ पे वैलिड होता है ना। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे वैलिड होता है, एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपको वैलिड होगा, है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इन दोनों कंसेप्ट को आप लगा के इस क्वेश्चन को कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर, है ना। एक बार यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाया गया है और एक बार कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लगाया गया है ना। क्लियर है। इलास्टिकली हो तो हमेशा ध्यान में रखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वैलिड है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आपका आंसर सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आपको मिल गया u/√2 फर्स्ट वन इज योर आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो बच्चे अच्छे होंगे उनको तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करना है क्या नहीं करना है उन सबको पता चल जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क पावर एनर्जी 4 चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी 11th क्लास, है ना, 11th क्लास वर्क पावर एनर्जी 4 चैप्टर, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन सही है एक तरह से, है ना। ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, स्लीपिंग ऑन टॉप b, कम्स टू रेस्ट व्हेन इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ a, है ना, कम्स टू रेस्ट यहाँ पे आके रुक जा रहा है ना, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है ना।
बी सी इक्वल टू 2AC दिया गया है। बी सी यदि ये लेंथ L है तो सॉरी ये लेंथ L है तो ये 2L है ना, ऐसा है सिचुएशन। और ये आपको सब कुछ दिया, कोफिशिएंट ऑफ म्यू इक्वल टू K tan थीटा दिया गया है। यहाँ तक का स्मूथ है और यहाँ से रफ है, जैसा कि देख रहे होंगे आप। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे पहला क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम आपको सबसे पहले कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू जितने भी फोर्स आपके काम कर रहे होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी कुछ हो ही नहीं रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी 0 था और वहाँ भी 0 है ना। वहाँ भी 0 था और यहाँ भी 0 ही है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है काइनेटिक एनर्जी, है ना। दोनों जगह काइनेटिक, चेंज काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। इतना तो बेसिक से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वर्क डन यहाँ पे 2 ग्रेविटेशन वर्क डन कर रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है ना। 2 वर्क डन चेंज काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन लगाइए, विल गेट द आंसर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे लगाइए, कंसेप्ट लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद K की वैल्यू आपके पास 3 आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 वाज ए गुड क्वेश्चन, है ना। 13 क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपलिंग है ना। टॉपलिंग है ना, रोटेशन में कंसेप्ट है टॉपलिंग, है ना, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू, एक दिखाई दे रहा है डायग्राम में, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा सब कुछ पैरामीटर जो रिक्वायरमेंट होगी आपको दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है कि बॉल को लिफ्ट करने के लिए आपको एफ कितना लगाना, मिनिमम एफ, है ना, मैक्सिमम की नहीं बात हो रही है, मिनिमम एफ। तो मिनिमम एफ होगा मतलब टॉपलिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो उसके लिए आपको टॉर्क बड़ा होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो वहाँ से आपको सिंप्लीफाई करने के बाद, टॉर्क लगाने के बाद, टॉर्क लगाइए, टॉर्क बड़ा कर दीजिए और टॉर्क के बाद पी ले लीजिए। टॉर्क के बाद पी लेना होगा, है ना, इस पॉइंट के बाद जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट के बाद टॉपल होना है इसको, है ना। दिस इज द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग, है ना, पॉइंट ऑफ टॉपलिंग है ये, है ना। उस पॉइंट के बाद टॉपल करना है, उसको लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे इस डायग्राम में तो जो जो फोर्स उस पॉइंट से पास हो रहे हैं उनके कारण टॉर्क 0 हो जाएगा और बस एक ही बचेगा जो आपका mg और f, फ्रिक्शन का तो टॉर्क 0 ही हो जाएगा क्योंकि वो उस पॉइंट से ही पास कर रहा है, नॉर्मल का भी उस पॉइंट से पास ही कर रहा है तो उसका भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 टॉर्क हैं, फोर्स f उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा और mg का जो कंपोनेंट होगा r परपेंडिकुलर, टॉर्क इक्वल टू r परपेंडिकुलर इंटू f कंसेप्ट से, है ना, r परपेंडिकुलर इंटू f कंसेप्ट से, है ना। तो वहाँ से आपके पास mg का टॉर्क आ जाएगा और mg का टॉर्क आते ही आपका सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि उसको वहाँ से टॉपल कराना है तो उसका टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए, तो उसका टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ से आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना, कि एफ आर की जो वैल्यू है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। टॉर्क ड्यू टू एफ कैसे है, टॉर्क ड्यू टू एफ ऐसे लगेगा और टॉर्क ड्यू टू एम जी ऐसे लगेगा, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, बट टॉर्क ड्यू टू एफ मस्ट बी ग्रेटर देन द टॉर्क ड्यू टू एम जी, है ना। और आर पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। बस क्योंकि फोर्स का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए टू टॉपल, है ना, बस। और आर परपेंडिकुलर यहाँ से देखिएगा ध्यान से, चलिए मैं आपको समझा भी देता हूँ, है ना। देखिए ध्यान से, है ना, एम जी डाउनवर्ड हो रहा है ना, और ये डिस्टेंस यदि ये एंगल थीटा है तो ये इसका थीटा है और ये डिस्टेंस आर है ना। तो आर परपेंडिकुलर आर कॉस थीटा होगा एम जी का, एम जी आर कॉस थीटा, एम जी इंटू आर कॉस थीटा, आर परपेंडिकुलर यहाँ पर लगाया गया है, एम जी इंटू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर पाइएगा फिर, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से कंडीशन आपके पास ये आ जाएगा, है ना, आपके पास ये कंडीशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन वी व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये आपका फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है ना, किससे है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में आपको पता होगा कि कोई फोटोन जो होता है वो इंसिडेंट होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं, है ना। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है ना। तो ये सपोज कीजिए कि फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हमारे पास वर्क फंक्शन, यदि इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किस किस में वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ होती है, और एक्स्ट्रा जो फर्दर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चली जाती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास वो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल E/Vs होता है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E/Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको Vs जहाँ पे क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, ठीक है। जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। एंड वर्क फंक्शन की वैल्यू h/0 होता है। यहाँ पे न्यू0 होता है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। यही बेसिक फार्मूला लगा के आपको इस क्वेश्चन को करना था, है ना। जहाँ पे आपके पास फार्मूला सब कुछ अब सामने है आपके पास, है ना, वर्क फंक्शन, EVS, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम, और ये आपको तो पता होगा कि E=h होता है ना, E=h और वेल फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्या रिलेशन होता है, c/λ, है ना। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो ये आपका फार्मूला h/λ इज इक्वल टू EVS या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस hc/λ0, है ना। यहाँ से ही आपका रिलेशन बन जाता है ना। इसी रिलेशन पे क्वेश्चन आपको कराया गया है ना। तो सबसे पहले बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन कुछ दे दिया है ना, यहाँ से आपको ध्यान में होना चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज V व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस पे इमिट हो रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 3λ। यदि 3λ यदि बढ़ गया, फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ है जो यदि बढ़ गया, तो इमिटेड फोटोन की जो एनर्जी होगी क्या होगी, कम हो गई। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, तो इसको स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कम भी हो गया है, V/4 हो गया है ना। तो देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल इज kλ, देन द फाइन ऑफ kλ। तो दो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप दो इक्वेशन बनाइए और उसको सिंपलीफाई कर लीजिए, विल गेट द आंसर। बेसिक्स मेन तो फॉर्मूला मैं तो आप कंसेप्ट जो इसमें यूज होने वाला था मैं आपको बता ही दिया। तो ये आपका फाई जहाँ पे वर्क फंक्शन होता है, फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, फाई आपका वर्क फंक्शन होता है ना। तो hc/λ से फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन बन गया फर्स्ट है, और सेकंड इक्वेशन से आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फाई को एलिमिनेट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो कंसेप्चुअली करेक्ट होने से आपको बहुत सारे फायदा मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास k=9 आंसर आ जाएगा, है ना। तो k=9 आपका मतलब सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल, ओके। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब नहीं है तो हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा है ना। तो हम जिसको फार्मूला जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये पता है कि P/2L रूट T/μ होता है ना। म्यू जहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है ना। P नंबर ऑफ लूप्स होता है, नंबर ऑफ लूप्स होता है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल के नंबर ऑफ लूप्स की वैल्यू 1 है, मतलब P=1 है। ये फार्मूला जिसको पता होगा वो आसानी से कर लिया होगा P, ठीक है। कोई भी फ्रीक्वेंसी 2 लूप्स बन रहे तो P की वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे फंडामेंटल है तो 1 लूप बन रहा है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग X एंड Y रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टेंशन। तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, आइडेंटिकल है मतलब लेंथ उन सब कुछ इक्वल है, सब कुछ इक्वल ही है ना, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ भी सब कुछ इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको रिलेशन आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, है ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो फाइनली आपके पास टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। जेई में तो हमेशा कैपेसिटर से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है ना। कैपेसिटर से तो क्वेश्चन के बिना जेई का पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है। और ये एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एनर्जी फाइंड द हीट लॉस मतलब एनर्जी लॉस। तो जिसको फार्मूला पता होगा कि जो C1 C2/C1 + C2
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। यदि ये लेकिन ध्यान में रखना रहता है कि कैपेसिटर अनदर अनचार्ज कैपेसिटर दिस, है ना, ठीक है। सेम पोलरिटी के साथ या अपोजिट पोलरिटी के साथ, तो इस पे बस फार्मूला प्लस माइनस बस हो जाता है ना, प्लस की जगह माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। एनर्जी लॉस का ये फार्मूला होता है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो आपके यहाँ सिंप्लीफाई करने से 1210/3 10⁻³ जूल आंसर आपके पास आ गया है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्मूथ पैराबोलिक वायर, है ना, पैराबोलिक वायर है। हम लोग तो बाउल में तो क्वेश्चन बहुत सारा कर लिए हैं, है ना, बाउल ये सब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता था तो हम लोग करते थे, है ना। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। y = 4cx² है अबाउट पैराबोला इन वर्टिकल प्लेन इफ बीट ऑफ मास m डज नॉट स्लिप। जब स्लिप नहीं कर रहा हो तो सारे फोर्सेज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे। सबसे पहला चीज़ है ना, डज नॉट स्लिप, तो सारे फोर्सेज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा ही तो आपसे पूछा गया कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस ओमेगा की वैल्यू पूछा गया आपसे, है ना। कोई दिक्कत, क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से भी हम लोग मोशन को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना, बट वहाँ पे ऑप्शन 2 ही एलिमिनेट होगा, 2 रहेगा हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग करते हैं जैसे बैलेंस करते हैं उसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे एक हमें, चूँकि सर्कल में मूव कर रहा होगा, चूँकि ये रोटेट कर रहा होगा, तो इस सर्कल में मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, तो इसका एक ये रेडियस इसका बना होगा, है ना। तो जो रेडियस इसका बनेगा वो ए रेडियस में मूव कर रहा होगा, ये है ना, ए रेडियस में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं 2 फोर्स लगाऊंगा, है ना, एक इस पे mg लग रहा होगा और एक इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो m r ओमेगा स्क्वायर, तो r की जगह पे रेडियस इसका a है और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ कि फोर्सेज को काउंटर बैलेंस करें, तो यहाँ सरफेस से इसको नॉर्मल भी लग रहा होगा ऑफ कोर्स नॉर्मल लग रहा होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं ना। ये सपोज कर लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट आपका एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगा, और इस तरफ कंपोनेंट आपका एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा। फोर्सेस को काउंटर बैलेंस कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत है। mg को भी आप काउंटर बैलेंस कर लीजिए, mg का भी कंपोनेंट निकाल लीजिए। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ इसका mg का कंपोनेंट, एक तरफ mg कॉस थीटा भी बनेगा और इस तरफ mg साइन थीटा भी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देखना है कि मेरे को ओमेगा ही निकालना है ना। और एक कर्व का स्लोप, कोई भी कर्व का स्लोप आपको पता होगा कि dy/dx होता है ना। कर्व का स्लोप dy/dx होता है ना, कर्व का स्लोप dy/dx होता है। तो ये एंगल सपोज थीटा यहाँ पे भी आपने दिखाया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन जो होगा वो टेंजेंट होगा, है ना। तो यहाँ से tan थीटा निकाल लीजिए। इस ग्राफ का इक्वेशन आपको दिया गया कि y = 4cx² है ना। यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए, और इस कंडीशन से ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से आपके पास ये वाला कंपोनेंट mg का क्या बनेगा, mg साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा, है ना। तो mg साइन थीटा और m ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा आपको बन रहा होगा, काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे। तो वहाँ से आपकी एक tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू लेकर आ सकते हैं और दोनों tan थीटा को कोरिलेट करा दीजिए, है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, या क्लियर है, ओमेगा वहाँ से मिल जाएगा आपको। या आप ओमेगा की वैल्यू tan थीटा के टर्म में लिख लीजिए और tan थीटा की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, बात एक ही है ना। तो जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करें वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, है ना। तो इट वॉज नॉट अ टफ क्वेश्चन, है ना, टफ था बट कर सकते थे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है ना। सबसे पहला चीज़ यदि पता हो आपको तो पाथ डिफरेंस = Δx = d tan थीटा होता था, है ना। और ये d tan थीटा कब चेंज होता था, d tan थीटा Δx = d sin थीटा होता था जब थीटा ये कंडीशन होता था। क्या कंडीशन होता था, d इज मच ग्रेटर देन d होता था, है ना। और ये चीज़ Δx = d थीटा हो जाता था
जब डी मच मच ग्रेटर देन लेमडा होता था। ठीक है, ये कंडीशन, मतलब सारी कंडीशन के बाद हमारे पास ये बन जाता था, है ना। कोई दिक्कत है? यहाँ से आपसे क्वेश्चन दिया गया कि इन स्टैंडर्ड YDAC विड्थ 1 मिलीमीटर स्क्रीन, ये सब कुछ आपको दिया गया है। मतलब कैपिटल डी की वैल्यू आपके पास दिया गया है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन फ्रॉम द डिस्टेंस 1 मीटर। इफ वेवलेंथ आपको लेमडा दिया गया है 632 नैनोमीटर। ब्राइट फ्रिंज वाई एंड ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट दिस टू फाइंड द पार्ट डिफरेंस। तो मतलब सब कुछ देकर आपसे पूछा गया, डेल्टा एक्स पूछा गया है ना, डेल्टा एक्स पूछा गया कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे सब कुछ पैरामीटर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, डी मच मच ग्रेटर देन डी एंड डी इज मच मच ग्रेटर देन लेमडा, ये दोनों कंडीशन मेरे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यदि पता हो तो डी साइन थीटा होता है, और ये जब कंडीशन होता है, ये वाला जब कंडीशन होता है तो डी थीटा और थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो वाई बाई डी, है ना, डी वाई बाई डी। ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ आपके पास पता है, आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, सब कुछ आपको दे दिया गया था, है ना। ठीक है, सब कुछ आपको दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ट्वेल्थ क्लास 4th चैप्टर का है ना, 12th क्लास का 4th चैप्टर का क्वेश्चन है ना, जहाँ पे आप पढ़े होंगे कि कोई बी और वी के बीच में एंगल थीटा होता है, और यदि वी होता है तो इसका पाथ आपका हेलिकल होता है, हेलिकल पाथ होता है ना, हेलिकल पाथ होता है। और यहाँ से आपको पिच आपको पता होगा कि पिच होता क्या है, वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड होता है ना, वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb होता है ना। और वी पैरेलल मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू बी, तो वी पैरेलल आपका यहाँ से वी पैरेलल यहाँ से वी कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ अब आपके पास क्लियर है, सब कुछ आपको पता है, फार्मूला बस आपको पुट करना है, सब कुछ कर लेना है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव उतना ही होता है। सब कुछ वैल्यू आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद पिच की वैल्यू आपकी 55 माइक्रोमीटर आ रहा है ना, तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी पे एकदम आया हुआ, कितने बार बच्चे करते हैं, चैप्टर 1 है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है ना, एकदम सीधे डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, एकदम सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके पास, है ना। हम लोग करते थे इस तरह से क्वेश्चन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो ऐसे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता था और वी इस तरफ होता था, है ना। तो एनसीईआरटी का ये तो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फिगर को रोटेट करके क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। तो इसमें ये वही वाला डिस्टेंस है, सब कुछ वही है, डी है, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाइए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो आपको फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव एंड मैसेज वेव 5 यूनिट्स 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये तो आपका कम्युनिकेशन लास्ट 12th का लास्ट कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है ना, 12th क्लास का कम्युनिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैसेज वेव एंड कैरियर वेव, है ना। ठीक है, मैक्सिमम एंड कैरियर वेव एंड मैसेज वेव, है ना, ये आपके पास फार्मूला एकदम होता है ना, ए मैक्स अपॉन ए मीन का फार्मूला होता है, ए मैक्स अपॉन ए मीन का फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज वेव प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ कैरियर वेव प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज वेव माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो सिंप्लीफाई कीजिए, विल गेट द आंसर। 4 आपका आ रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से मैं बाकी वीडियो भी क्या करूँगा, अपलोड करते जाऊँगा, जो जैसे जैसे जिसको बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल जाएगा, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।